हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 13, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर में आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि समांतर क्रम कैसे निकालते हैं, श्रेणी क्रम कैसे निकालते हैं। ये दोनों टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे बच्चों कैपेसिटर को कैसे टेस्ट किया जाता है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था बच्चों कि हमारे पास में कैपेसिटर जो होता है वो मेनली कितने प्रकार का होता है, क्या काम करता है, उसका सूत्र क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं कैपेसिटर के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था कैपेसिटर जो है मेनली दो प्रकार से काम करता है। पहला क्या काम होता है बच्चों, उसका जो है वोल्टेज को रेगुलेट करता है, अर्थात कैपेसिटी को बढ़ा देता है। दूसरा काम क्या करता है बच्चों, वो फेज क्रिएट कर देता है, अर्थात सिंगल फेज मोटरें जो होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट इसीलिए होती हैं क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चों, कैपेसिटर लगा होता है। कैपेसिटर काम ही होता है यदि उसको श्रेणी में कनेक्ट कर दो, श्रेणी में क्रम में उसको जोड़ दो तो क्या करेगा बच्चों, वो फेज बना देगा, है ना। और अगर उसको हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं वो क्या करता है बच्चों, वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, अर्थात वो क्या करता है अपने अंदर एनर्जी को संचित करके और कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिससे हमारा क्या होता है बच्चों, सीलिंग फैन हमारा जो है तो हाईली, है ना, फुली स्पीड में क्या करता है बच्चों, रोटेट करने लगता है। तो हमने देख लिया था पिछली क्लास में कैपेसिटर के बारे में। उसमें हमने ये भी देखा था बच्चों कि दो प्लेटों के बीच, क्या बताया था हमने कि दो प्लेटों के बीच हमने देखा था बच्चों, है ना। थोड़ा सा मैं कल की क्लास को बता दूं आप लोग को। दो प्लेटों को बीच हमने क्या किया था बच्चों कि परावैद्युत माध्यम रख के, है ना, परावैद्युत माध्यम रख करके हमने क्या किया था, यहाँ पे एनर्जी स्टोर किया था। ओके, तो इसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, कैपेसिटर। एनर्जी क्यों स्टोर होती है, कहां पे होती है, किसके कारण होती है, ये मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। तो कहां पे होती है बच्चों, परावैद्युत माध्यम में, दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में एनर्जी स्टोर होती है। किसके कारण होती है बच्चों, तो हम बोलेंगे स्थिर विद्युत तनाव के कारण उसमें क्या होता है बच्चों, एनर्जी स्टोर होती है। और किस फॉर्म में होती है, तो हमने देखा था E बराबर 1/2 CV² के फॉर्म में। ओके, तो हमने काफी कुछ कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था कैपेसिटर के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों श्रेणी क्रम समांतर क्रम, दोनों को हम लोग आज खत्म करेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे कैपेसिटर को कैसे चेक किया जाता है कि वो खराब है कि सही है, कैसे डिटेक्ट करता है वो रीडिंग को, वो सारी चीजें हम लोग आज क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है उन विद्यार्थियों के लिए जो आईटीआई से संबंधित किसी भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो डिप्लोमा वाले हो, पॉलिटेक्निक वाले हो। यदि पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि इनसे उनको जो है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो बेसिक चीजें होती हैं। और आईटीआई से रिलेटेड चाहे वो मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई हो या यूपी पीजीसीएल TG2 की हो, टेक्निकल हेल्पर हो राजस्थान की, या किसी भी स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आईटीआई वाले या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले, जेई लेवल की तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, वो सब इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि इस क्लास में जो है तो बेसिक टू एडवांस सारी चीजें बताई जाएंगी। ओके बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। फर्स्ट में देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ओके बच्चों, हम लोग इंग्लिश में भी लिख लेते हैं सीरीज सर्किट। ओके, सीरीज सर्किट को सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना करके देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। हमने क्या किया है कि इस एक सर्किट में हमने कैपेसिटर को जोड़ दिया है श्रेणी क्रम में, तो ये हमारे पास में कैपेसिटर हो गए। अब क्या करेंगे बच्चों, इस परिपथ में हम क्या करेंगे, एक सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। तो यहां पे हमने क्या किया बच्चों, सप्लाई को हमने कनेक्ट कर दिया है। तो यहां पे हम लोग दे देंगे प्लस माइनस। ओके, प्लस माइनस। यहां पे हम लोग वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया है बच्चों। ओके, कोई बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया है। ये हमारे पास में कैपेसिटर 1 हो गया, कैपेसिटर 2 हो गया और कैपेसिटर 3 हो गया। ओके, तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें कैपेसिटर 3 कैपेसिटर लगा दिए हैं हमने। जब वोल्टेज यहां से सप्लाई देंगे, जब वोल्टेज सप्लाई देंगे तो बच्चों क्या होगा, इस परिपथ में जो है तो एक धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होगा कैसे निकल करके आएगा, कैसे बनेगा बच्चों, है ना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारी करंट फ्लो हो रही है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लोग देख लेते हैं
कि इस परिपथ का जो है तो सूत्र क्या बन करके आएगा। ओके, तो हम जानते हैं बच्चों कि हमारा जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं हमारा जो कैपेसिटर होता है बच्चों क्या होता है, Q बराबर CV होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसलिए हम लोग जो है तो उसका फार्मूला जब जनरेट करते हैं तो क्या करते हैं, C बराबर है ना Q अपान V करते हैं। यही क्या होता है बच्चों, हमारा कैपेसिटर का सूत्र होता है। अब इससे हम लोग को क्या निकल करके आएगा बच्चों, इससे हमारा क्या निकल करके आएगा बच्चों, फार्मूला निकल करके आएगा। जैसे हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q अपान V होता है। ठीक है, C बराबर क्या होता है बच्चों, Q अपान V होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग कि हमारे पास जो वोल्टेज जाएगा वो श्रेणी में क्या होता है बच्चों, डिवाइड हो जाता है ना। तो C1 के पास में क्या होगा बच्चों, V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, V3 होगा। अर्थात C1 के क्रॉस जो है वो V1 काम कर रहा होगा, ठीक है, और C2 के क्रॉस में V2 काम कर रहा है और C3 के क्रॉस में क्या कर रहा है बच्चों, V3 काम कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास में निकल करके आ गया फॉर्मूला। अब इसको हम लोग जो है तो क्या कर रहे हैं भैया, वोल्टेज V1 V2 V3 हमारे पास में है, तो हम इसको क्या निकाल लेंगे सॉल्व करने के लिए, हम निकालेंगे यहां से बच्चों, है ना, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, Q बराबर हम जानते हैं CV होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि V का मान हमें निकालना है, V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपान C हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस सूत्र को फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं बच्चों को V बराबर क्या आता है, Q अपान C होता है, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे V1 बराबर हो जाएगा बच्चों Q अपान C1 हो जाएगा, है ना। V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान C2 हो जाएगा और V3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपान C3 हो जाएगा। तो ये तीनों मान हमारे निकल करके आ जाएंगे, V1 V2 और V3 का मान निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि हमें टोटल वोल्टेज निकालना है ना, टोटल वोल्टेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, V का सूत्र रख देंगे। V बराबर क्या बन जाएगा फार्मूला, V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। और भी जितने भी हमारे पास में कैपेसिटर कनेक्ट होंगे उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में हम लोग मान रख देते हैं। तो V का मान क्या होता है बच्चों, V का मान होता है Q अपान C बराबर V1 का मान क्या होता है, Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। आगे अगर होता तो आगे हम लोग लिख दें। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों, Q दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, Q अपान C बराबर Q को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या बच्चों, 1 अपान C1, यहाँ से Q हट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 1 अपान C2 प्लस Q यहाँ से हट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 1 अपान C3। ये हमारा जो है तो फॉर्मूला बनेगा। अब यहां से क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे जो है तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 1 अपान C बराबर ओके 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यही होगा बच्चों अपना, है ना, यही क्या होगा बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र बताइए। या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देगा तो उसमें ऑप्शन में रख सकता है। तो आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है बच्चों क्या होता है, 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा बच्चों सीरीज सर्किट का फॉर्मूला। ओके, सीरीज सर्किट का फॉर्मूला ये हमारा हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों की, कुछ पॉइंट्स क्या कहते हैं, है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेंगे हम लोग। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा बच्चों कि हम लोग दूसरा भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मैं प्रतिरोध में बताया था, एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम सॉल्व करने के लिए, जो क्या होता है बच्चों, C बराबर हम क्या कर सकते हैं, C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2। ये सूत्र भी आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये सूत्र जो है तो बहुत जल्दी कम टाइम पे हमें क्या करता है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन को सॉल्व करके देता है। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं श्रेणी क्रम के कुछ पॉइंट्स को। ओके, फिर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखने वाले हैं आज। तो श्रेणी क्रम में प्रत्येक कैपेसिटर में आवेश का मान क्या होता है बच्चा, समान होता है। श्रेणी क्रम में, है ना, श्रेणी क्रम में जो आवेश का मान होता है बच्चा, अर्थात Q का मान जो होता है वो क्या होता है बच्चों, सेम होता है, समान होता है। ये पॉइंट आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
श्रेणी क्रम संयोजन में, ये एग्जाम में आ सकता है बच्चों के, आवेश का मान पूछ लेगा क्वेश्चन में कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान कितना होता है, तो हमको बताना क्या होता है बच्चा, समान होता है ना। आवेश का मान समान होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, क्या कहता है कि जिस कैपेसिटर की धारिता सबसे ज्यादा होती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप सबसे कम होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जिस कैपेसिटर में कैपेसिटेंस अर्थात धारिता सबसे ज्यादा होती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप है ना, मतलब बिजली का खपत जो होता है वो कम होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा एक ट्रिक। आप लोग जो है तो आपके घरों में जो एनर्जी मीटर होता है ना, जो इससे बिजली रीडिंग होती है, तो एनर्जी मीटर में अगर गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा बिजली आ रहा हो, है ना, बहुत ज्यादा बिजली का बिल आ रहा हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों कि एनर्जी मीटर के जस्ट नीचे यदि आपने क्या कर दिया, कैपेसिटर लगा दिया, तो आपके एनर्जी मीटर का जो बिल होगा वो कम से कम आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों होता क्या है कि हम लोग गर्मी के दिनों में जितने भी उपकरण यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो कूलर हो, फ्रिज हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, है ना, प्रेस हो, जितने भी चीजें हमारे घरों में उपयोग होती है वो क्या होता है बच्चों, इंडक्टिव कॉइल होती है। क्या होती है? वह इंडक्टिव लोड होता है, इंडक्टिव कॉइल से बनी होती है, अर्थात एक तार सीधे नहीं होती है, वो कैसी होती है बच्चों, वो तार जो है कॉइलिंग के फॉर्म में होती है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंडक्टिव कॉइल, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटिव कॉइल। तो जब गर्मी के दिनों में हमारे पास ज्यादा लोड होता है तो कौन सी कॉइल होती है बच्चों, इंडक्टिव कॉइल होती है, अर्थात मोटर जो होती है उसमें भी कॉइलिंग का फॉर्म होता है ना, फ्रीजर भी, जितनी भी चीजें होती हैं, तो कॉइलिंग का फॉर्म होने के कारण क्या होता है बच्चों, ये एक्सेल के रूप में, है ना, क्या होता है, इंडक्टिव कैपेसिटी, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस के रूप में क्या काम करता है, और जिसके कारण क्या होता है बच्चों, बिजली का बिल ज्यादा आता है। तो हमारे घरों में गर्मियों के दिनों में जो बिजली का बिल ज्यादा आने का रीजन है वो यही है बच्चों, क्या है कि हमारे पास में घरों में जो लोड होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इंडक्टिव लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण एनर्जी मीटर ज्यादा से ज्यादा बिजली रीडिंग करता है। अगर हम क्या करें, एनर्जी मीटर के पहले जस्ट हम क्या करें, कैपेसिटर लगा लें, तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर क्या करेगा बच्चों, वोल्टेज ड्रॉप कम कराएगा, जिससे बिजली का बिल भी कम आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट बच्चों, जिस कैपेसिटर की धारिता कम होती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा होता है। सेम है ना, इसका जस्ट उल्टा देख लो आप लोग कि जिस कैपेसिटर की धारिता ज्यादा होगी, है ना, धारिता ज्यादा होगी उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, और जिसकी धारिता ज्यादा कम होगी, जिसकी, है ना, जिस कैपेसिटर की धारिता कम होगी उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा बच्चों। आईटीआई से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से हमेशा थ्योरी आता है। अगर आपके 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, या मान लो एग्जांपल के लिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं टेक्निकल के, तो 100 में से जो 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, थ्योरी पे बेस्ड होते हैं। 25% मात्र क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल होते हैं। तो हम लोग को थ्योरी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि आईटीआई के हर एग्जाम में थ्योरी ज्यादा आती है। तो इस चीज को समझना है आप लोग को कि जिस कैपेसिटर की धारिता कम होती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। ठीक है, और उनके खराब होने की जो संभावना होती है वो सबसे ज्यादा होती है ना। जिस कैपेसिटर की धारिता कम होगी उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, है ना। और हम क्या लिख सकते हैं बच्चों इसमें, और उसके, है ना, मतलब वो उस कैपेसिटर के, उसके खराब होने के चांस
चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है, ज़्यादा होंगे। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट बच्चों। अब हम लोग एक और पॉइंट देख लेते हैं। श्रेणी क्रम परिपथ का समतुल्य कैपेसिटेंस घट जाता है, यह परिपथ के सबसे छोटे कैपेसिटेंस के मान से भी कम होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 पॉइंट्स को मिटा करके एक पॉइंट और यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग देख लेते हैं एक लास्ट पॉइंट श्रेणी क्रम में क्या कहता है। श्रेणी क्रम में क्या कहता है बच्चों, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, वो क्या कहता है कि श्रेणी क्रम परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य का मतलब होता है बच्चों कुल, है ना, कुल, टोटल, समतुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल प्रतिरोध घट जाता है, यह घट जाता है, यह परिपथ के सबसे कम मान से भी कम होता है। तो बच्चों हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग क्या होता है कि जो कैपेसिटर का मान होता है ना, वो जितने कैपेसिटर लगे होंगे ना श्रेणी क्रम में, जिसका मान सबसे कम होगा उससे भी टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, कम आएगा। है ना, तो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। ओके बच्चों, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोग को। ये है क्वेश्चन नंबर 1, इसका मैं डायग्राम बता रहा हूँ कि इस प्रकार है ना। हमने क्या किया बच्चों, 2 कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, एक बैटरी को, वोल्टेज को हमने कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस V, और C1 हो गया बच्चों और ये C2 हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रही है I, C1 का मान हम लोग रख लेते हैं बच्चों, तो मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है 20 माइक्रोफैरड, और दूसरे का क्या है बच्चों, दूसरे क्या है 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन आ गया। अब क्या बोल रहा है बच्चों कि कुल कैपेसिटेंस निकालिए, कुल कैपेसिटेंस निकालिए, कुल धारिता, है ना, धारिता ज्ञात कीजिए, ऐसा आ जाएगा, है ना, कि कुल धारिता ज्ञात कीजिए बच्चों। तो क्या आप निकालोगे इसकी कुल धारिता, कैसे निकालोगे, है ना, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं फटाफट एक क्वेश्चन निकाल करके। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, चाहे तो आप इस फार्मूले से भी उपयोग कर सकते हैं, है ना, और इस फार्मूले से भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं इससे शॉर्टकट में डायरेक्ट बताता हूं। क्या करेंगे अपन, कुल धारिता का मतलब कुल कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो C बराबर क्या सूत्र लिखेंगे हम लोग, C1 मल्टीप्लाई C2 अपान C1 प्लस C2। तो मान रख देंगे बच्चों, पहले का C1 का कितना है 20 है, गुणे C2 का कितना है 10 है, प्लस 20 10 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 2 1 कम 2, है ना, कितना हो जाएगा, 20 का गुणा 10 में करोगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 शून्य लग जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा, और 20 10 30 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 200 में 30 का भाग दे देते हैं, है ना। तो 200 में 30 का भाग दोगे तो कितना निकलेगा बच्चों, है ना, हम देख लेते हैं यहाँ पे 200 का भाग दे करके, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों, 3 छंग 18, है ना, 3 छंग 18 हो जाएगा। 2 बचा है, भाग नहीं जा रहा है, फिर 2 बचेगा, दशमलव रखेंगे, 0 रखेंगे, फिर 6 बार जाएगा, है ना, अर्थात 6.6 जो है तो निकल करके आएगा माइक्रोफैरड में। तो ये हमारा क्या निकल करके आ गया बच्चों, C बराबर 6.6 माइक्रोफैरड, यही है हमारा इस परिपथ का कुल कैपेसिटेंस। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड। एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूं फटाफट, फिर इसके बाद हम लोग जो है तो समांतर क्रम देखने वाले हैं। तो बच्चों क्वेश्चन सेकंड है, यहां पे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यदि हमारे पास में
2 कैपेसिटर के बजाय 3 कैपेसिटर दिए हों तब क्या करेंगे हम लोग, ये देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, बैटरी को कनेक्ट कर दिया है ना। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, बैटरी को कनेक्ट कर दिया। वोल्टेज हमने कर दिया C1 है ना, C2 और C3, इन तीनों का मान रख देते हैं बच्चों हम लोग। तो मान लो कि पहले का मान जो है वो कितना है बच्चों, पहले का मान जो है वो 10 है, दूसरे का जो है तो 20 है, तीसरे का क्या है बच्चों 40 है। ठीक है, ये कुछ भी मान हो सकता है, 2 4 6 8 10 100 के अंदर जो भी है, 100 200 400 500 कुछ भी मान अपने हिसाब से रख लोगे आप। सॉल्व कैसे करोगे जैसे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहा है बच्चों कि टोटल है ना, कुल कैपेसिटेंस ज्ञात करिए, मतलब टोटल कैपेसिटेंस जो है वो ज्ञात करना है अपने को। तो सूत्र क्या रखेंगे, C बराबर C1 मल्टीप्लाई C2 अपान C1 प्लस C2 रख देंगे। ठीक है, अब इसका मान रख दो तो 10 हो जाएगा गुणे 20 हो जाएगा है ना, अपान कितना हो जाएगा बच्चों 10 प्लस 20 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वही आ जाएगा, 2 का गुणा 1 भी करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 0 रख दो, 200 हो जाएगा। अपान कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। अभी हमने सॉल्व करके देखा था 6.6 आएगा। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे है ना, आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अब हमारा निकल करके आ गया 6.6। अब हम लोग किस में गुणा करेंगे बच्चों 40 में। तो हम लोग फिर आगे क्या करेंगे बच्चों, सेम आगे क्या करेंगे है ना, कि हमारे पास में जो निकल करके आया है वैल्यू है ना, वो जो निकल करके आया है उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग वही सूत्र फिर से रखेंगे, C1 मल्टीप्लाई C2 अपान C1 प्लस C2 कर देंगे। तो हमारा कितना निकल करके आया बच्चों, ये मान लो निकल करके आया 6.6 निकल करके आया, और हमारे पास में C3 कितना है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, C1 मल्टीप्लाई C2 बच्चों है ना, और उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हम फिर क्या लिखेंगे, C2 मल्टीप्लाई C3 अपान C2 प्लस C3 है ना। अब C2 का मान निकल करके आ गया, हमको मालूम कितना 6.6 निकल करके आ गया। अब मल्टीप्लाई यहां पे क्या कर देंगे 40 कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे बच्चों 6 है ना, कितना कर देंगे 6.6 प्लस 40 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा टोटल, तो अगर हम क्या करें बच्चों 40 का गुणा 6 में करें तो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24। ठीक है ना। तो एग्जैक्ट जो आएगा है ना, वह हम क्या करते हैं बच्चों शॉर्ट में लिख लेते हैं, अर्थात हम क्या करते हैं 6.6 को हम वैल्यू रख लेते हैं 6 है ना, पॉइंट को हटा देते हैं, इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। फिर आपको समझने के लिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको तो पूरा लेकर के चलना है। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको 6 गुणे 40 अपान 6 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 40 है ना, इजी करने के लिए जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। बाकी आपको तो पॉइंट के साथ में ही करना है। तो 6 चौको 24 हो जाएगा, 240 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 46। ठीक है, तो हम लोग भाग देंगे बच्चों 246 में है ना, 240 में कितना देंगे 46 का भाग, तो दो दे देते हैं यहाँ पे 240 में 46 का भाग दे देते हैं। तो कितने बार जाएगा बच्चों, है ना, तो 5 बार जाएगा, 5 बार देख लेते हैं। तो 5 छक्का 30 की शून्य हासिल आई 3 का, और 5 चौको 20 21 22 23 है ना, 23, तो 230 हो गया, मतलब ये 5 बार जाएगा। अब कितना बचा बच्चों, 240 में 230 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 10 बचेगा। अब भाग नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे 0 रख देंगे। अब कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 40 दूनी 80, 6 दूनी 12 है ना, लगभग 92 हो जाएगा है ना, 46 दूनी 92 हो जाएगा। फिर बचेगा हमारे पास में 8। तो कुल मिला के बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल जो सी आएगा बच्चों कितना आएगा 5.2 माइक्रोफैरड, यदि हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करें तो। बाकी आपको क्या करना है बच्चों है ना, मल्टीप्लाई क्या करना है आपको, जो 40 का मल्टीप्लाई क्या करना है 6.46 में करना है, क्योंकि दशमलव को लेकर के चलेंगे तभी तो एग्जैक्ट हमारा वैल्यू निकल करके आएगा। तो ये मुझे क्लास में बताना था, जल्दी बताना था, इसलिए मैंने इसको जो है तो दशमलव हटा के मैंने बता दिया। इस प्रकार से आप लोग को सॉल्व करना है, और चाहें तो आप क्या कर सकते हैं इनका मान रख सकते हैं, और जो नीचे आएगा उसका एलसीएम लेकर के तिर्यक गुणा करके भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड मैंने बताया है, जो विधि मैंने बताया है बच्चों, ये बहुत इजी है और बहुत जल्दी सॉल्व करके हमें जो है तो आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है।
सेकेंड टॉपिक है बच्चों समांतर क्रम संयोजन, है ना। कैपेसिटर का समांतर क्रम संयोजन, इंग्लिश में लिखेंगे पैरेलल सर्किट। ओके, CKT मतलब सर्किट मैंने लिख दिया है शॉर्ट में। अब हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं सर्किट का। तो ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, एक हमारे पास में सर्किट डायग्राम हो गया कैपेसिटर का, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसको। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन का डायग्राम है। ओके, यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, प्लस माइनस वोल्टेज एक कनेक्ट कर देंगे। यहां पे हमारे पास में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। यहां पे कैपेसिटर C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा और C3 हो जाएगा। ओके, C3 हो जाएगा। इनका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे कि जब वोल्टेज श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज श्रेणी क्रम में डिवाइड हो जाता है लेकिन करंट वहां पे सेम होती है। अब हम समांतर क्रम पढ़ रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, यहां पे वोल्टेज सेम होगा और करंट क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइड हो जाएगी। अर्थात यहां पे आने के बाद समांतर क्रम में हमेशा करंट क्या होती है बच्चों, डिवाइड हो जाती है। तो करंट यहां पे क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी, यहां पे करंट I2 हो जाएगी और यहां पे करंट क्या हो जाएगी बच्चों, I3 हो जाएगी। और जो वोल्टेज होगा वो सभी में क्या होगा बच्चों, सेम होगा, अर्थात V होगा। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों यहां पे अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं समांतर क्रम में क्या बनेगा बच्चों, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहां पे समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला बनने वाला है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, CV होता है, ठीक है। Q बराबर क्या होता है बच्चों, CV होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है तो हम लोग निकालेंगे बच्चों। Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1V हो जाएगा। Q2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, C2V हो जाएगा। और Q3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, C3V हो जाएगा, क्योंकि V क्या होगी बच्चों, सभी में कॉमन होगी। अब हम लोग निकाल लेते हैं सूत्र। तो हम लोग सूत्र निकालेंगे क्या बच्चों, टोटल, है ना, हमारे पास में कुल आवेश निकालेंगे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस और जितने लगे होंगे, है ना। तो हमने Q1 Q2 Q3 का मान हमने रखा है, हम उसको रख देते हैं यहाँ पे। तो Q का मान क्या है बच्चों, CV है, बराबर Q1 का मान कितना है बच्चों, Q1 का मान क्या है, C1V है प्लस C2V है प्लस C3V है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सभी जगह क्या है बच्चों, C कॉमन है। तो हम C को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये C हमारी जब निकल करके आ जाएगी तो बच्चों क्या बचेगा हमारे पास में, सॉरी V कॉमन है, क्या है, V कॉमन है सभी में, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, V को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि C1 C2 C3 C तो अलग अलग है, V क्या है, V है, V है, V है, V है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, V को कॉमन कर लेंगे, है ना, बाहर निकाल लेंगे। तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि V से V कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यही क्या होगा बच्चों, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होगा। ओके, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि समांतर क्रम संयोजन का सूत्र बताइए, कैपेसिटर के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र बताइए। तो ये हमारा जो है तो सूत्र निकल करके आया है। ओके बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स समांतर क्रम के। तो समांतर क्रम कैपेसिटर में वोल्टेज का मान क्या होता है बच्चों, समान होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, है ना। तो समांतर क्रम में क्या होता है बच्चों, वोल्टेज का मान जो होता है वो क्या होता है, समान होता है। ये आप लोग पूरा लिखोगे, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कि समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज का मान समान होता है। पूरा आपको लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, समान होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि सभी कैपेसिटर में आवेश का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि सभी कैपेसिटर में उसका मान
क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है, अलग अलग क्या होता है, उसका मान होता है ना। जितने भी कैपेसिटर है ना, श्रेणी क्रम में तो सेम रहता है, लेकिन समांतर क्रम में सभी कैपेसिटर का मान क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि परिपथ का कुल कैपेसिटेंस परिपथ के सभी कैपेसिटेंस के योग का होता है, योग होता है। मतलब हम क्या कहेंगे थर्ड पॉइंट में कि जो हमारे पास में कैपेसिटेंस होता है ना, कैपेसिटेंस होता है बच्चों, वो सभी का क्या होता है, योग है ना, मतलब सभी का जोड़ होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लेते हैं C1 हमारे पास कितना है बच्चों, C1 हमारे पास मान लेते हैं 20 है, C2 कितना है हमारे पास में 30 है, C3 कितना है 60 है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, ये मान लो क्वेश्चन है ना, मान लेते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये परिपथ आपको दिया गया है, सर्किट डायग्राम दिया गया है पेपर में, और बोलेगा इसका कुल कैपेसिटेंस ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा, कुल धारिता ज्ञात कीजिए। ये कुल धारिता कितनी होगी, है ना, कुल धारिता कितनी होगी। तो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे C बराबर, है ना, हमने ये सूत्र निकाला है ना, ये वाला सूत्र रखेंगे। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब इस प्रकार के परिपथ में, समांतर क्रम परिपथ में जितना भी मान दिया होता है सब जुड़ जाता है, तो बहुत इजी हो जाता है। समांतर क्रम निकालना बहुत इजी है। जैसे पावर में समांतर क्रम निकालना बहुत इजी होता है, उसमें भी टोटल क्या होता है बच्चों, जुड़ जाता है। लेकिन प्रतिरोध में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। प्रतिरोध में बच्चों क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम में नहीं जुड़ता है। उसको फिर हमको क्या करना पड़ता है, हम R1 मल्टीप्लाई R2 अपन R1 प्लस R2 से निकालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 20 प्लस 30 प्लस 60 सभी को जोड़ देंगे। तो 60 जो है तो, है ना, 6 2 8 9 10 11 मतलब 110 हो जाएगा। तो ये जो है तो 110 माइक्रोफैराड हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। 1 सेकेंड में निकल करके आएगा। कोई भी डायग्राम दे दे हमें, हम तुरंत निकाल करके बता देंगे। ओके, मान लो हमारे पास में क्या दिया है बच्चों, मान लो हमारे पास में क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वो दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, बोल रहा है कि एक कैपेसिटर ये लगा है, एक कैपेसिटर ये लगा है, ठीक है, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चों, एक वोल्टेज कनेक्ट कर दिया है। ओके, ये हमारे पास में मान लो वोल्टेज कनेक्ट हो गया, यहाँ हमारी करंट फ्लो हो रही है। अब वो बोल रहा है कि C1 का मान जो है वो कितना दिया हुआ बच्चों, 8 दिया हुआ है ना। C2 का मान कितना दिया हुआ बच्चों, 15 दिया हुआ है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, है ना, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, मान मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और C3 का मान कितना हो गया बच्चों, C3 का मान क्या हो गया, 25 हो गया। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, तो हम टोटल कैपेसिटेंस का मान लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। कितने भी कैपेसिटर जुड़े हों सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चों, 8 प्लस C2 15 प्लस 25 हो जाएगा। तो 25 5 30 10 40 और 8 48, अर्थात 48 जो है बच्चों माइक्रोफैराड में इसका आंसर निकल करके आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पैरेलल को अर्थात समांतर क्रम संयोजन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। समांतर क्रम बहुत इजी है ना, समांतर क्रम में कुछ भी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बताता हूं समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बताता हूं आप लोग को। ठीक है, वो कैसे सर्किट आपको सॉल्व करना है। देखो समांतर क्रम सॉल्व करना तो इजी है ना, समांतर क्रम जो है वो सॉल्व करना तो इजी है, लेकिन समांतर क्रम में अगर सर्किट, है ना, परिपथ ही डिफरेंट दे दिया, घुमा फिरा के दे दिया, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है, वो क्या कह रहा है बच्चों, ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए है, और क्या कह रहा है, यहाँ पे एक हमने कैपेसिटर लगा दिया, फिर बोल रहा है कि दूसरा हमने कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया, तीसरा हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम जानते हैं कि सब जोड़ देंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया, अब ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया बच्चों, बी।
अब वो बोल रहा है कि C1 का मान कितना है, 5 माइक्रोफैरड है ना। C2 का मान कितना है बच्चों, C2 का मान क्या है बच्चों, कुछ भी मान लो आप, 12 माइक्रोफैरड है, ठीक है, 12 माइक्रोफैरड है। और जो C3 का मान है बच्चों कितना है, वो जो है तो 20 माइक्रोफैरड है। तो बोल रहा है कि इस डायग्राम में दिए गए कैपेसिटर का कुल कैपेसिटेंस निकाल करके बताइए। मतलब जो है तो हमें क्या निकालना है बच्चों, ये C1 C2 C3 अलग अलग कैपेसिटर दिए हुए हैं, तो टोटल कुल कैपेसिटर निकालना है, कुल कैपेसिटेंस निकालना है, वो कितना होगा। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये जो सर्किट बनेगी क्या बनेगी, ये जो सर्किट बनेगी बच्चों कैसी बनेगी, हम इस सर्किट क्या करेंगे, यहां से तोड़ेंगे, है ना, इसको यहां से खींचेंगे बच्चों, और यहां इसको जो है तो निकाल खींचेंगे तो क्या बन जाएगा, ये सर्किट कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। जो हमारा C1 बनेगा बच्चों, है ना, जो हमारा C2 रहेगा वो तो अपनी जगह में रहेगा, है ना, C2 अपनी जगह में रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको खींचूंगा तो उधर चला जाएगा, इसको खींचूंगा तो इधर आ जाएगा, अर्थात मेरा C1 जो है 5 माइक्रोफैरड का वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये 5 माइक्रोफैरड का यहां पे आ जाएगा। C2 जो है मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पे C2 बन जाएगा, है ना, ये हमारा जो है तो C2 बन जाएगा, और ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, C3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये डायग्राम जो है तो बन जाएगा, ठीक है। अब ये बन जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि ये डायग्राम जो है ना बच्चों, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, पहले तो सीरीज में था, लेकिन जब यहां पे क्या किया उसने, ये एक तार जोड़ दिया बीच में, तो ये परिपथ क्या बन गया, श्रेणी से समांतर में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये श्रेणी कब होगा, जब ये नहीं होता, अब ये कनेक्ट हो गया तो समांतर में हो गया। अब समांतर में हो गया तो क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ देंगे सभी को, कितना बन जाएगा, 5 प्लस कितना है, 12 प्लस 20, है ना, तो 20 और 12 32 हो गया, और 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 37 हो जाएगा। तो यही जो है तो हमारा आंसर होगा इस प्रकार से। तो क्वेश्चन आप लोग को ये देखना है कि सर्किट डायग्राम कैसा बन रहा है, उसको हम लोग को देखना है कि समांतर में है कि श्रेणी में है। अगर समांतर में है तो जोड़ देना है, और अगर श्रेणी में है तो हमको क्या करना है बच्चों, C1 मल्टीप्लाई C2 अपान C1 प्लस C2 से सॉल्व कर लेना है, तो हमारा जो है तो क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये रहा अपना जो है तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। अब हम लोग देख लेते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। जो हमारे पास कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे होती है ना, क्यों होती है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। आज थोड़ा लंबी क्लास हो जाएगी बच्चों, क्योंकि कैपेसिटर को मैं आज खत्म करने वाला हूं। तो आज मैं क्या करूंगा कि कैपेसिटर को लगभग खत्म करके जाऊंगा, ठीक है। तो 2 टॉपिक और बची हुई हैं, तो 2 टॉपिक हम लोग और पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा। हम लोग अब पढ़ते हैं संधारित्र, अर्थात कैपेसिटर की बात हो रही है यहां पे, है ना। संधारित्र अर्थात कैपेसिटर में संचित मतलब होता है स्टोर, कल ही हमने पढ़ा था संचित ऊर्जा, ठीक है। तो हमने देखा था किस फॉर्म में होती है बच्चों, तो हमने देखा था E बराबर 1/2 CV² के फॉर्म में होती है, तो वो यहीं से निकल करके आएगा जो हमने पहले बताया है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो कैपेसिटर स्थिर विद्युत तनाव, है ना, क्या बोल रहा है कि कैपेसिटर, हमने कल भी पढ़ा था इसको, कैपेसिटर स्थिर विद्युत तनाव के कारण, कैपेसिटर स्थिर विद्युत तनाव के कारण विद्युत ऊर्जा को स्टोर, या मान लेते हैं हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं संचित करता है। ओके, तो कहां पे करता है बच्चों, तो ये करता है, कहां पे करता है, कहां पे करता है लिख लेंगे, तो कहां पर करता है, तो हम बोलेंगे भैया, है ना, परावैद्युत माध्यम में। कहां पे, परावैद्युत माध्यम में, ठीक है, 2 प्लेटों के बीच में करता है, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना है। अब विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बच्चों, ये देख लेते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है ये आप लोग को मैं बता दूं। तो होता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा को हम लोग E से दर्शाते हैं, E बराबर 1/2 CV² होता है, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी बच्चों, जूल में लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या होती है बच्चों, जूल होती है।
अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस फार्मूले को कन्वर्ट करें हम लोग दूसरी तरीके से लिखे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है बच्चों, Q अपान V होता है। क्या होता है, Q अपान V होता है। तो हम लोग क्या रख सकते हैं यहाँ पे, E बराबर 1/2 CV। C की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, Q अपान V इंटू ये लिख सकते हैं V का वर्ग। अब क्या होगा बच्चों, V से एक V कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/2, है ना, V कैंसिल हो गया तो Q और V बचेगा। ये भी एक सूत्र निकल करके आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हमने एक सूत्र निकाल दिया, एक सूत्र हमने ये निकाल दिया। ठीक है, इसकी भी यूनिट क्या होगी बच्चों, जूल होगी। ये दूसरा सूत्र बन गया। ठीक है, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कई सूत्रों का उपयोग करना पड़ेगा। एक तो पहला सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र हमारा ये निकल करके आ गया। अब तीसरा सूत्र देख लेते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि V बराबर Q अपान C होता है। ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, कैपेसिटेंस में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, है ना, E बराबर हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, 1/2 CV स्क्वायर में हम लोग क्या रखेंगे कि 1/2 रख देंगे और C अपनी जगह में रहेगी, V का वर्ग हम लोग रख देंगे, है ना, V का वर्ग हम लोग रखेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, Q अपान C। ये दोनों का जो है तो क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2, है ना, C Q का वर्ग हम लोग कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग कर देंगे Q का वर्ग अपान क्या हो जाएगा, C का वर्ग। अब C से C कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, क्या बचेगा वहां पे 1/2, है ना, Q का वर्ग अपान C बचेगा। तो ये भी एक सूत्र बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा जो है तो एक सूत्र बन जाएगा, तीसरा सूत्र बन गया। तो नंबर 1 ये पहला सूत्र, ये जो है तो दूसरा सूत्र, और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, जूल, है ना, जूल हम सभी जगह लिखेंगे, और ये हमारा तीसरा सूत्र निकल करके आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में 3-3 सूत्र निकल करके आ जाएंगे। ये तीनों सूत्र को याद रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन करोगे आप, है ना, गणित के क्वेश्चन करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, जो मैं अभी कराने वाला हूं, तो ये तीनों सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे सॉल्व हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे सॉल्व हों, कुछ इससे सॉल्व होंगे। हमको तीनों को याद रखना है, तीनों हमको बनेंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए हमको, वो हमसे बन जाएगा। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है बच्चों, अब मैं एक क्या करता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं। ये आप लोग इसको जो है देख लेना, इसका सूत्र है ना, देख लेना, मैं इसको मिटाने वाला हूं, इरेज करने वाला हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग को नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। अब बच्चों एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों कि 100 माइक्रोफैरड, हम हमेशा क्यों माइक्रोफैरड लेते हैं बच्चों, क्योंकि माइक्रोफैरड क्या होती है, एक छोटी यूनिट होती है, फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, छोटी यूनिट लेकर के हम हमेशा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। तो क्या कहता है, 100 माइक्रोफैरड धारिता की, है ना, कि कैपेसिटर, ठीक है, एक कैपेसिटर है जो कितना है, 100 माइक्रोफैरड का है ना, उसकी कैपेसिटेंस क्षमता कितनी है, 100 माइक्रोफैरड की कैपेसिटर 200 वोल्ट तक आवेशित, है ना, किया गया हो तो उसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा डिस्चार्ज, है ना, डिस्चार्ज करने पर उत्पन्न मतलब उत्सर्जित ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन को सबसे पहले बच्चों सॉल्व करने से पहले पढ़ो, समझो, फिर उसका आंसर दो, है ना। क्योंकि हम लोग जो है तो अगर पढ़ेंगे नहीं अच्छे से तो हमको आंसर समझ में नहीं आएगा क्या देना है। तो क्या कहता है बच्चों कि हमारे पास में एक कैपेसिटर है ना। मान लो क्या है, ये कैपेसिटर है, इसकी जो क्षमता है मतलब धारिता है वो कितनी है बच्चों, 100 माइक्रो फैराड है। और क्या कह रहा है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज कितना लगा रहे हैं, 200 वोल्ट आवेशित कर रहे हैं। तो उसमें 2 ओम का प्रतिरोध द्वारा डिस्चार्ज करने पर वो ऊष्मा कितना जनरेट करेगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, जब 200 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे और जो कैपेसिटर है वो 100 माइक्रोफैराड का है ना। हम लोग देखते हैं ना अपने सीलिंग पंखे में के लिए आप कैपेसिटर लेने जाते हो तो बोलते हो भैया 2.5 माइक्रोफैराड का हमको जो कैपेसिटर दे दो, है ना, 3.5 माइक्रोफैराड का, 5 माइक्रोफैराड का हमको कैपेसिटर दे दो। हम लोग जनरली क्या करते हैं, 2.5 माइक्रोफैराड का हम लोग जो है तो कैपेसिटर यूज करते हैं। तो क्या कह रहा है कि हमारे पास में मान लेते हैं कि ये हमारे पास में क्या है बच्चों, ये हमारे पास में क्या है बच्चों, एक कैपेसिटर है, ठीक है। इसका प्लस पॉइंट हो गया, माइनस पॉइंट हो गया। तो क्या कह रहा है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है बच्चों, 100 माइक्रोफैराड है। और क्या कह रहा है कि जो हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं बच्चों, कितनी दे रहे हैं, जो यहाँ प्लस माइनस देंगे कितना दे रहे हैं, वो 200 वोल्ट दे रहे हैं। तो इसको डिस्चार्ज हमें करना, अभी चार्ज है ना, ये अभी क्या है कैपेसिटर, ये फुल चार्ज है, ठीक है। और कितने का है, 100 माइक्रोफैराड का। हमें इसको डिस्चार्ज करना, क्या करना पड़ेगा, इसमें एक प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, है ना। तो रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, कितने ओम का, 2 ओम का हमने लगा दिया प्रतिरोध। तो ये जो है वह डिस्चार्ज करने पर कितनी ऊष्मा जनरेट करेगा, एनर्जी कितनी बनाएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं, अभी हमने सूत्र देखा था, क्या लिखा भैया, E बराबर 1/2 CV² के फॉर्म में, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसमें मान रख देंगे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1/2 अपनी जगह में रहेगा, C का मान रख देंगे। तो C कितना हो जाएगा बच्चों, गुणे में C कितना हमारे पास में 100 है, और वोल्टेज कितना है बच्चों, 200 है ना। लेकिन कितना हम रखेंगे यहाँ पे, वर्ग रखेंगे, क्योंकि CV² का है ना, CV² है, मतलब जो हमारे पास में V है ना वो वर्ग में है, तो हम क्या करेंगे 200 का वर्ग कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दो आप लोग, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे बच्चों, 1/2 अपनी जगह में रहने दो अभी, है ना। अभी हम क्या करते हैं, 100 गुणे 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, है ना। 100 का जो वर्ग होगा वो हम लोग क्या करेंगे अभी देख लेते हैं, अभी हम लोग, है ना, अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि जो 100 होगा, है ना, उसका जो हम वर्ग कर देंगे बच्चों कितना हो जाएगा, है ना, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये जो है तो हम लोग इसको जो है तो इस प्रकार से लिख लेते हैं, 200 गुणे 200 का गुणा 200 में करना है, ठीक है। 2 बार हमने लिख लिया तो वर्ग हो जाएगा। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 1/2 ये 100 गुणे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 100 माइक्रोफैराड का जो है तो क्या है कैपेसिटर है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 गुणे, हमारे पास माइक्रोफैराड का मान कितना होता है बच्चों, 10⁻⁻⁶ होता है, और मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये ऑलरेडी हमारा रहेगा 200 गुणे 200। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो है तो भाग दे देंगे। तो 2 का जो भाग है ना, जो 2 का जो भाग है, 2 का भाग हम 100 में देंगे तो कितने बार जाएगा बच्चों, 50 बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 50 बार। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि ये हमारे पास में जो है ना 1/2 मतलब कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचेगा, ये 50 बचेगा, और गुणे 10 की घाते -6, अर्थात क्या करेंगे 1/, क्या करेंगे बच्चों 1/ जो है तो 60 रख देंगे, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, और गुणे हमारे पास में जो है ना ये 200 गुणे 200 तो है ही पहले से, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, बचेगा 50 गुणे, है ना, 1/100 बचेगा बच्चों, और गुणे में बचेगा 2 गुणे 2। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, आगे सॉल्व कर देता हूं। तो हमारे पास में क्या बचेगा बच्चों, ये अब हम इसको क्या करते हैं, यहीं पे काट देते हैं, ठीक है। तो 50 एक कम 50, 50 दूनी 200, तो ये कितना बन जाएगा, है ना, कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे 50 ही खत्म हो गया, तो 1, है ना,
50 दूनी 200, तो 1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.1 1/2 मतलब 0.5 है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो इसका जो मान आएगा बच्चों क्या आएगा, हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और गुणा 0.5 में करेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा बच्चों, है ना, जो गुणा, एक मिनट, यहां से हमने 2 जीरो कैंसिल किया, 2 जीरो कैंसिल किया, हमारे पास में 100 बचा, है ना। हमने 50 को 100 में जो है तो डिवाइड किया, है ना, इसको गुणा किया तो 50 दूनी 200, है ना, 50 दूनी 100, 50 1 50, 50 दूनी 100, ठीक है। तो ये 2 बार गया, अब 2 को गुणा 2 करेंगे 1.2, है ना, ठीक है। तो अब इसका गुणा कर देते हैं, तो दूनी 4 हो जाएगा बच्चों, और 4 का गुणा क्या करोगे, 0.5 में करोगे, कितना निकल करके आ जाएगा, 0.5 गुणे कितना निकल करके आ जाएगा, 4। तो हमारा निकल करके आएगा बच्चों 4 पंचे 20 की 0, है ना, हासिलाई 2 का, और 4 शून्यम 0, है ना, मतलब जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, ये जो है तो 2.0 माइक्रोफैराड निकल करके आएगा। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो निकल करके आएगा बच्चों, ये हमारा जो निकल करके आएगा बच्चों कितना आएगा, लगभग 2.0 माइक्रोफैराड, सॉरी 2.5 जो है तो 2.0 जो है तो क्या निकल करके, जूल निकल करके आएगा बच्चों। ओके, क्या निकल करके आएगा, जूल, क्योंकि हम लोग निकाल क्या रहे हैं, अल्टीमेटली विद्युत ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो ये निकल करके क्या आएगा बच्चों, 2.0, है ना, अर्थात 2 जूल निकल करके आएगा। यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ओके, यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया, हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं पे गलती हुई हो कैलकुलेशन में तो आप लोग देख लेना, बाकी से एकदम सही किया गया है, कोई इशू नहीं है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, तो ये और क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी हमने क्वेश्चन 1 देख लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहीं पे, इसी से रिलेटेड, है ना, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है बच्चों कि 16 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 16 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, कैपेसिटर को 100 वोल्ट, है ना, आप क्या कर रहे हैं, हम 100 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, 100 वोल्ट की सप्लाई देने पर है ना, उस पर संचित ऊर्जा का मान कितना होगा, उस पर संचित ऊर्जा का मान कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, E बराबर 1/2 CV² रख देंगे, है ना, इसका मान रख देते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या दिया हुआ है, कैपेसिटर का मान जो है तो 16 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, गुणे V कितना दिया हुआ बच्चों, 100 का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, है ना, V का स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे है ना, 100 का वर्ग क्या होता है, 100 का वर्ग 100 का गुणा 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा, है ना, तो ये जो है तो 1000 के बराबर हो जाएगा, है ना, 100 को गुणा 100 में कर दोगे तो अब हम लोग देख लेते हैं 1/2, हमने जैसे पहले सॉल्व किया था 16 गुणे माइक्रोफैराड का मान कितना होता है -10, ठीक है, और गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, है ना, 100 को गुणा 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि 100 गुणे 100, है ना, वर्ग है तो यही हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसको कि 1/2 अपनी जगह में रहने देते हैं, 16 भी अपने जगह में रहने देते हैं, ठीक है, 16 भी हम लोग अभी अपने जगह में रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 0 और 3 0, -10 की घाते -6 से मतलब उसका मान इतना होता है 1 बटे, है ना, और 1 बटे ये 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइक्रोफैराड, और ये हमारे पास में है ही, ठीक है,
ये गुणा कर दो, है ना, 1000 में गुणा कर दो तो 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, 2 1 कम 2, है ना, और 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, अब मैं दूसरी पेन से काट देता हूं ताकि आप लोग समझ में आए। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 जीरो हैं और 2 जीरो ये है, 4 जीरो ये कट जाएंगे, 3 1 4 जीरो हमारे ये कट गए। अब बचा क्या हमारे पास में बच्चों, तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे 8 बचा है और गुणे 1 बटे कितना बचा है बच्चों, 100 बचा हुआ है, और गुणे हमारे पास में कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 बटे 100, ठीक है, जो 1 बटे 100 है बच्चों उसका मान कितना हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि 8 गुणे 1 बटे 100 का मतलब होता है बच्चों 3, है ना, जीरो के बाद जो है तो 3 जीरो, है ना। एक्चुअली में 1 बटे 100 का मतलब होता है कि बच्चों क्या होता है 0.01 और गुणे 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गुणा कर देंगे, 8 का गुणा 0.01 में करेंगे प्लस गुणा 1 में करेंगे तो निकल करके आएगा बच्चों 0.08 जूल निकल करके आएगा। ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप लोग जो है तो कैलकुलेशन करके देखना है ना, कैसे निकल करके आएगा। ये आंसर अपना आएगा 0.08 निकल करके आएगा। ओके, तो ये निकल करके आएगा बच्चों अपना एनर्जी स्टोर करने का सूत्र। ओके, अब लास्ट हम लोग टॉपिक देख लेते हैं बच्चों आज का, कैपेसिटर को चेक कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो कैपेसिटर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कल नया टॉपिक लेकर के आएंगे चुंबकत्व के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे बच्चों, चुंबकत्व क्या होता है, चुंबक कैसे बनता है ना। तो आप लोग चुंबक जो है वो वाला मत देखना जो रेडियो में रहता है पीछे साइड, या जो अट्रैक्शन जो चिपकता है वो वाला नहीं। चुंबक हम इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ेंगे बच्चों, है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। तो अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटर को आज खत्म करने वाले हैं। कैपेसिटर को चेक करना, है ना, कैपेसिटर को कैसे चेक करते हैं ये देख लेते हैं। कैपेसिटर को कैसे चेक है ना करते हैं, या कैपेसिटर को चेक करना। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो बच्चों जो ओम मीटर होता है उसके द्वारा हम लोग जो है तो कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं कि कैपेसिटर खराब है कि सही है ना। तो हम लोग एक डायग्राम के माध्यम समझेंगे। ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, कैपेसिटर का जो है तो साइन हो गया। कैपेसिटर मान लो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे कि एक हमने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, ओम मीटर ले लिया। क्या ले लिया, ओम मीटर ले लिया, जिसमें क्या है बच्चों, स्केल है। ये मान लो हमारे पास में क्या है, स्केल है जो रीडिंग बताएगा, और ये हमारे पास में एक नीडल है ना, जो है तो फिक्स हो जाएगी जहां पे, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कितना जो है तो वहां पे, है ना, वहां पे कितना जो है तो सही है कि नहीं है। ये एक जीरो हो गया, एक अनंत हो गया। इसकी रीडिंग मैंने लिख दिया है, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की जो हमारा रीडिंग है, एक तरफ जीरो एक तरफ अनंत है। ठीक है, या मैं इसको जो है तो बोल सकता हूं, है ना, ये ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर के द्वारा जो है बच्चों हम लोग जो है तो कैपेसिटर को चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ओम मीटर। अब मैं इसका डायग्राम एक और बना देता हूं। ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास में क्या हो गया, एक कैपेसिटर हो गया। ये उसके 2 टर्मिनल निकल गए, एक इधर गया एक इधर गया, है ना, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। अब हमने क्या किया बच्चों, एक हमने यहाँ पे ले लिया ओम मीटर, है ना, और इस ओम मीटर में हमारे पास में क्या है भैया, रीडिंग देखने के लिए स्केल है, और हमने एक यहाँ पे निडल बना लिया और इसको हमने जोड़ दिया। ये क्या कहलाएगा बच्चों, यही होगा ओम मीटर। इसकी सहायता से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कैपेसिटर है ना, मान लेते 2.5 माइक्रोफैरड का है, तो ये सही है कि नहीं है वो कैसे चेक करेंगे, हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, शॉर्ट सर्किट में जो प्रतिरोध का मान होता है वो 0 होता है। इसके कुछ पॉइंट्स में लिख लेता हूं, फिर आप लोग को जो है तो बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं। नंबर 1 क्या कहता है कि शॉर्ट सर्किट में जब हमारा शॉर्ट होगा क्या कैपेसिटर, तो क्या होगा, प्रतिरोध का मान 0 होगा। तो शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान 0 मतलब 0 होता है। ओके, 0 होता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं बच्चों, सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, क्या कहता है कि ओम मीटर की
लीड है ना, ओम मीटर की तार को कैपेसिटर से जोड़ने पर यदि वह प्रारंभ में शून्य शो करे और अंत में क्या करे, कुछ समय पश्चात वो जो है तो अनंत शो करे या मेगा ओम में रीडिंग शो करे, तो वो कैपेसिटर जो है तो सही माना जाता है। ओके बच्चों, तो अब हम सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे। क्या कहता है कि ओम मीटर की, ओके, ओम मीटर की वायर, या हम बोले लीड है ना, ओम मीटर की जो लीड है, कहां पे जो कनेक्ट है वो यहां पे कनेक्ट है, ठीक है। ओम मीटर की वायर जोड़ने पर है ना, कैपेसिटर में जोड़ने पर यदि है ना, जोड़ने पर यदि प्रारंभ में, ओके, प्रारंभ में मतलब शुरू में, प्रारंभ में शून्य रीडिंग शो हो तथा कुछ समय बाद अनंत शो करे, अनंत अर्थात इनफाइनाइट यदि शो करे, अनंत शो करे, तो वह कैपेसिटर सही है ना, वह कैपेसिटर सही होता है या सही माना है ना, सही माना जाता है। यदि कैपेसिटर क्या करे, जैसे हमने इस कैपेसिटर में ओम मीटर को हमने जोड़ा, तो पहले ओम मीटर क्या करे, है ना, पहले क्या करे, शुरू में क्या करे बच्चों, शुरू में ये 0 शो करे और कुछ समय पश्चात यानी थोड़ी देर बाद क्या करे, वो अनंत शो करे, अर्थात वह कैपेसिटर क्या है, सही है बच्चों, है ना, वो क्या है बच्चों, सही है हमारा कैपेसिटर, अर्थात वह कैपेसिटर में खराबी नहीं है। ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। यहां पे वही चीज लिखी हुई है, ओम मीटर की वायर जोड़ने पर यदि प्रारंभ में शून्य रीडिंग शो करता है तथा कुछ समय बाद अनंत शो करता है, तो वह कैपेसिटर सही माना जाता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि यदि है ना, यदि ओम मीटर लगातार, ओके, लगातार शून्य है ना, मतलब शून्य ओम रीडिंग शो करता है तो वह कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट, ओके, शॉर्ट सर्किट होता है, यह शॉर्ट सर्किट माना जाता है। पहली कंडीशन क्या है बच्चों, यदि पहले शून्य शो करे बाद में इनफाइनाइट अनंत शो करे तो सही माना जाएगा, सही कैपेसिटर है। दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा क्या कह रहा है कि अगर लगातार है ना, लगातार अगर क्या करे, वो शून्य ही शो करता रहे, लगातार शून्य ही शो करता रहे, तो क्या होगा बच्चों, वो जो है तो शॉर्ट सर्किट माना जाएगा, अर्थात वो जो है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट है, आपस में कहीं टच है, मतलब वो काम नहीं करेगा, मतलब सही नहीं है, तो क्या कहलाएगा बच्चों, वो शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। ठीक है, अब चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि यदि है ना, क्या कहे कि इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, है ना, यदि है ना, चौथा पॉइंट क्या कहता है, यदि ओम मीटर ठीक है, यदि ओम मीटर प्रारंभ में
शून्य, यदि ओम मीटर प्रारंभ में 0 ओम शो करता है, यदि ओम मीटर प्रारंभ में 0 ओम शो करता है तथा कुछ समय बाद ओके, तथा कुछ समय बाद किलो ओम, है ना, क्या बोल रहा है, कुछ समय बाद किलो ओम, ठीक है, किलो ओम रीडिंग शो करता है तो वह कैपेसिटर लीकेज माना जाता है ना, लीकेज कैपेसिटर कहलाता है। अर्थात जब वो क्या करे बच्चों कि शुरू में, है ना, शुरू में मतलब प्रारंभ में क्या करे वो 0 ओम शो करे, और बाद में क्या करे किलो ओम में, है ना, क्या करे किलो ओम में शो करे, तो वो कैपेसिटर क्या कहलाएगा बच्चों, लीकेज कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा, लीकेज कहलाएगा। अर्थात ये कैपेसिटर क्या होगा बच्चों, लीकेज होगा। ये क्या होगा, सही माना जाएगा। और लगातार 0 शो करे, मतलब ओम मीटर में 0 ही 0 शो कर रहा है, अनंत शो नहीं कर रहा है, तो वो मतलब शॉर्ट सर्किट है, मतलब खराब है ना। तो रीडिंग अगर ओम मीटर में 0 शो करता है मतलब खराब है, 0 से लेकर के बाद में अनंत शो करने लगा मतलब क्या है बच्चों, सही है। और अगर 0 से किलो ओम तक, अनंत तक नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, किलो ओम तक शो कर रहा है, तो वो फिर है सही, लेकिन लीकेज है, कहीं ना कहीं वो फॉल्ट है, कहीं ना कहीं लीकेज है। ये कंडीशन हमको जो है तो समझ में आती है कब, जब ओम मीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जो है तो कैपेसिटर को चेक करते हैं। तो ये रहा बच्चों आज की क्लास हमारी कैपेसिटर की। फिर से मैं आप लोग को बता दूं कि कैपेसिटर को हम लोग कैसे चेक करते हैं बच्चों। तो कैपेसिटर को कभी भी आप लोग यदि चेक करना है तो किससे चेक करोगे, आप लोग ओम मीटर के द्वारा चेक करोगे। ओम मीटर के द्वारा ही हम कैपेसिटर का चेक करते हैं कि कैपेसिटर सही है, कि फॉल्ट है, कि लीकेज है। अगर कैपेसिटर शुरू में रीडिंग जो है तो ओम मीटर में 0 शो करता है और थोड़ी देर बाद अनंत शो करता है, अर्थात वह जो कैपेसिटर होता है बच्चों वो सही माना जाता है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, यदि कैपेसिटर शुरू में 0 शो करे और बाद में भी 0 ही करे, अर्थात शो जो है तो 0 करे लगातार, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। और यदि 0 शुरू में 0 शो करे और बाद में क्या करे बच्चों, वो किलो ओम में शो करे, तो फिर वह कैपेसिटर जो होगा वो लीकेज कैपेसिटर कहलाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा कैपेसिटर। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों कुछ स्पेशल 2-3 पॉइंट्स है, वो मैं समझा देता हूं आप लोग को। तो उससे क्या होगा कि आप लोग को जो है तो कुछ डाउट और क्लियर हो जाएंगे। तो हम कैपेसिटर को आज हमने खत्म कर दिया है, ये कैपेसिटर कंप्लीट लगभग हो गया है। अब मैं जो बताने वाला हूं बच्चों वो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मापक यंत्र क्या है, मापक यंत्र, है ना, मापक यंत्र मेजरमेंट जो करते हैं ना, जो मेजरमेंट करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्या कहता है बच्चों कि धारिता, है ना, हम लोग जो है तो धारिता अर्थात कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस, इसको किससे मेजर करते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, क्या बच्चों, प्रतिरोध अर्थात हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया कैपेसिटेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस। तीसरा क्या होगा बच्चों, इंडक्टेंस, है ना, जिसे हम लोग लिखते हैं हिंदी में प्रेरकत्व, इंडक्टेंस। ये कोई नहीं बताएगा आप लोग को, पता है, कोई भी टीचर नहीं बताएगा, मैं आप लोग को बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर होता है हमारे पास में एक और आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति मतलब जो हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी।
अब देखो मैं बता दूं आप लोग को कि धारिता को किससे हम लोग मापते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है शियरिंग ब्रिज। ओके, शियरिंग ब्रिज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं बच्चों, धारिता को मापते हैं। रेजिस्टेंस को किसके द्वारा मापते हैं बच्चों, तो रेजिस्टेंस को हम लोग जो है तो व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा मेजर करते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है बच्चों, केल्विन डबल ब्रिज से माप लेते हैं। ओके, केल्विन डबल ब्रिज यहां पे मैंने लिख दिया है, डबल ब्रिज है ना, केल्विन डबल ब्रिज। फिर तीसरा होता है हमारे पास में मैगर। तो ये तीनों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध को मेजर कर लेते हैं। प्रेरकत्व को हम लोग किससे मेजर करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, हे ब्रिज होता है ना, हे ब्रिज होता है ना, जिसकी सहायता से हम लोग जो है तो क्या करते हैं बच्चों, कैपेसिटर को है ना, सॉरी प्रेरकत्व को मेजर कर लेते हैं। ये हो गया। और आवृत्ति को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं, लेकिन उसको मापने का यंत्र जो होता है वो क्या होता है बच्चों, बीन ब्रिज होता है, बीन ब्रिज। ये कोई नहीं बताएगा है ना, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज में होती है, लेकिन उसको मापते किससे हैं, उपकरण कौन सा होता है, तो हेन है ना, क्या होता है बच्चों, वीन ब्रिज होता है, सॉरी बेन ब्रिज है ना। हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में, एक बार और लिख दूं, वीन ब्रिज है ना, वीन, ठीक है। और इंग्लिश में आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, वेन ब्रिज। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यह जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या है इसमें क्वेश्चन कर सकता है कि धारिता को मापने का है ना, धारिता के क्वेश्चन क्या कर सकता है बच्चों, धारिता को किस यंत्र के साथ मापा जाता है, तो शियरिंग ब्रिज के साथ मापा जाता है। प्रतिरोध को हम लोग किस किस उपकरण से माप लेते हैं, तो व्हीट स्टोन ब्रिज से, केल्विन ब्रिज, केल्विन डबल ब्रिज से और मैगर से माप लेते हैं। प्रेरकत्व को किससे मापा जाता है, तो हेन ब्रिज से मापा जाता है। और आवृत्ति को किससे मापा जाता है बच्चों, वीन ब्रिज से मापा जाता है। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। इसमें हम लोगों ने कैपेसिटर को खत्म किया बच्चों, कैपेसिटर कंप्लीट हमने देखा। इसमें हम लोग ये देखा बच्चों कि कैपेसिटर जो होता है, अगर उसको हम लोग चेक करें तो क्या करेंगे, अगर वो ओम मीटर में शुरू में 0 शो करता है और बाद में यदि वो क्या करता है बच्चों, अनंत शो करता है, तो यह कैपेसिटर सही माना जाता है। यदि शुरू में 0 और बाद में भी 0 शो करता है तो यह कैपेसिटर जो है शॉर्ट सर्किट माना जाता है। यदि कोई है ना, यदि कोई कैपेसिटर शुरू में 0 ओम मीटर शो करता है ना, 0 जो मीटर है उसमें 0 ओम शो करता है और बाद में किलो ओम शो करता है, तो वह कैपेसिटर जो होता है वो लीकेज कैपेसिटर कहलाता है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक। आज हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं। कल हम लोग जो है तो लेकर के नया क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। तो बच्चों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें आप जो है तो एक उत्साह दीजिए, एक मोटिवेट करिए। आप लोग के लाइक से, आप लोग के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोग और नई क्लास, नए ऊर्जा के साथ में, नए उत्साह के साथ में हम लोग क्लास लेकर के आते हैं। तो आप लोग क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है, उनको बताना है कि बच्चों मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी है जो कि कंपटीशन की तैयारी करा रही है। और आईटीआई से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी आती है, जितनी भी भर्तियां आती हैं, वो चाहे यूपी पीजीसीएल TG2 हो, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर हो, MP PTCL हो, है ना, मध्य प्रदेश बिजली विभाग हो, या आपका जो है तो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर हो, असिस्टेंट लोको पायलट हो, गवर्नमेंट की किसी भी प्रकार की तैयारी के लिए मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी आपके साथ में है, जो कि टेक्निकल पोर्शन पूरा कंप्लीट कराएगी। और आने वाले में हम लोग जो है तो आने वाले समय में नॉन टेक्निकल भी लेकर के आएंगे अपने चैनल में। और बच्चों मैं बता दूं आप लोग को कि यह क्लास जो है डिप्लोमा वालों के लिए भी है और आईटीआई वालों के लिए भी है, दोनों के लिए भी है। डिप्लोमा वाले अगर इस क्लास को पढ़ते हैं तो उनका बेस मजबूत होगा, क्योंकि बेसिक सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाती है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।